हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं इससे पहले प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ 1958। आप मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि आपके जुडिशरी पर्पस के लिए, मेनली आरजेएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा कि आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी डिस्कस कर लें तो बहुत अच्छा होता, तो मैं सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। बेसिकली इसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर इंस्ट्रूमेंट में पार्टीज़ के द्वारा इंस्ट्रूमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, अगर दो पार्टी मिलके इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, उसमें कोई फॉल्ट हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो उसको कैसे चेंज किया जाए, रेक्टिफाई कैसे करवाया जाए कोर्ट में, तो बेसिकली उसको हम लोग देखेंगे। तो सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसके बारे में डिस्कस करता है, तो इसको हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 26। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप अवतार सिंह का बुक ले सकते हैं, बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड है उसमें, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। खैर, चैप्टर 3 में ये आपको रेटिफिकेशन दिया हुआ है, रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। व्हेन इंस्ट्रूमेंट मे बी रेटिफाइड, कब इंस्ट्रूमेंट रेटिफाई हो सकता है, ठीक है। तो जब ये फ्रॉड से, ठीक है, आप लोग पहले बेयर एक्ट लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। जब भी इस सेक्शन को पढ़ना हो या फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को देखना हो तो बेयर एक्ट लेके जरूर बैठें। फ्रॉड या फिर म्यूचुअल मिस्टेक, यानी दोनों पार्टी से, ठीक है, ए और बी अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ए और बी दोनों से, ठीक है, फ्रॉड हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, लेकिन ये कंपनी का आर्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये कंपनी एक्ट में जो एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो नहीं होना चाहिए। बाद बाकी सारे चीज़ों को क्या करेगी, कोर्ट रेटिफाई कर सकती है, ठीक है दोस्तों। ये रहा पहला पॉइंट। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। इसमें क्लॉज ए क्या कहता है, आइदर पार्टी, इसको गौर करते जाइएगा। आइदर पार्टी यानी ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, तो या तो ए या तो बी, ठीक है, या फिर इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, ठीक है, इन इंटरेस्ट जो भी है रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, वो क्या करेगा, सूट फाइल करेगा। बिना सूट फाइल किए हुए आपको रेटिफाई नहीं किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो सूट फाइल करना होगा उन लोगों को। फिर अब क्लॉज बी क्या कहता है, क्लॉज बी कहता है कि प्लेंटिव में इन सूट, ठीक है, प्लेंटिव किसी भी सूट में जिसमें उसका कोई भी राइट जो है इशू में है, ऐसा चीज़ जो कि इंस्ट्रूमेंट में है, जो कि उसका राइट है, वही इशू में आ गया कॉन्ट्रैक्ट के कोर्ट के सामने, ठीक है, तो वो क्या करवाएगा, रेटिफाई करने के लिए एप्लीकेशन दे, क्लेम कर सकता है, प्लीडिंग में अपने बता सकता है, ठीक है, ये अपने प्लीडिंग में बता सकता है। अब क्लॉज सी को देखते हैं। क्लॉज सी में कहता है डिफेंडेंट इन एनी सच सूट इज रेफर्ड टू इन क्लॉज बी मे इन एडिशन टू any other defense open to him ask for ratification of the instrument। क्लॉज बी में यहाँ पे प्लेंटिफ है, ठीक है, लेकिन अगर डिफेंडेंट चाहे तो वो भी एडिशन में रेटिफिकेशन के लिए कह सकता है। अगर सेम चीज़ अगर डिफेंडेंट के साथ भी हो तो क्लॉज बी में जाके कह सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।
अब आते हैं सब सेक्शन 2 में। सब सेक्शन 2 में कहता है इफ़ एनी सूट इन विच कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज साउट टू बी रेक्टिफाइड अंडर सबसेक्शन 1, द कोर्ट फाइंड्स दैट द इंस्ट्रूमेंट through fraud or mistake does not express the real intention of the parties, the court may in discretion direct the ratification of the instrument so as to express that intention, so far as this can be done without prejudice the right acquired by third person in good faith for value। ठीक है, बहुत आसान है, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज ही हार्ड है। इसमें क्या कह रहा है, ये एग्जांपल देखिएगा। ए और बी इस ज़मीन पे के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ अगर दोनों से गलतियां हो गई, फ्रॉड हो गया या फिर मिस्टेक हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो कोर्ट में ये दोनों में से कोई पार्टी जाके रेक्टिफिकेशन करवा लेगा। इससे क्या होगा कि इसका रियल इंटेंशन पता चलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन कोर्ट तब नहीं करेगा जब सी ये इन दोनों को जान रहा था। सी अगर सी नहीं जान रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट बी जो है सी के साथ कर लिया, ठीक है, तो सी नहीं जान रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी है या फिर मिस्टेक है, और वो क्या किया, गुड फेथ में और पैसे गुड वैल्यू में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बी से कर लिया इस ज़मीन को लेकर। बाद में इसको पता चला कि इसे ऐसा ऐसा बात है, तो ये भी रेटिफिकेशन के लिए खैर बोल सकता है, वो अलग बात है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, देखेगा कि सी का राइट जो है हैम्पर हो रहा है, ठीक है, तब नहीं करेगा। अगर सी का राइट हैम्पर नहीं हो रहा है, उसका राइट्स हैम्पर नहीं हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफिकेशन के लिए बोल सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत आसान था। अब सब सेक्शन 3 में आते हैं। सब सेक्शन में 3 में क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेक्टिफाइड and then if the party claiming rectification so prior in pleading the court think fit may specifically enforced। ठीक है, अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है, ठीक है, लिखित में किसी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन पहली बार में वो रेक्टिफाइड हो चुका है, ठीक है, देन इफ पार्टी क्लेमिंग रेक्टिफिकेशन, फिर कोई भी पार्टी उसको रेक्टिफिकेशन के लिए क्लेम कर रहा है प्लीडिंग में, तो कोर्ट उसको देखेगी, फिर जाके उसका रेक्टिफिकेशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि हमको रेक्टिफिकेशन करवाना है, ठीक है। क्लॉज 4, नो रिलीफ फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज़ बीन एक्सप्रेसली क्लेम्ड। कह रहा है कि कोई रिलीफ कोर्ट के द्वारा नहीं मिलेगा जब तक कि आप रेक्टिफिकेशन के बारे में एक्सप्रेसली उसमें प्लीडिंग में आप नहीं डालिएगा, ठीक है। कोई रिलीफ आपको कोर्ट नहीं देगा जब तक कि आप प्लीडिंग में लिखिएगा नहीं कि मुझे रेक्टिफिकेशन करवाना है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है तो कोर्ट क्या करेगा, अलाउ कर देगा, ठीक है, अलाउ करेगा कि आप अपने अमेंडमेंट प्लीडिंग को अमेंड कीजिए, ठीक है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि प्लीडिंग, अमेंडमेंट टू प्लीडिंग कौन से ऑर्डर और रूल में डिफाइंड है, ठीक है, सीपीसी, ये मुझे बताएंगे अमेंडमेंट टू प्लीडिंग कहाँ पे है। फिर तो ये आपका रहा सेक्शन 26। बहुत ही आसान है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। दोस्तों आए दिन हम लोग के पास कोई न कोई एग्रीमेंट रहता है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का पेपर जिसमें कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो हम लोग सेक्शन 26 के तहत उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 26 के
अंडर में कोर्ट में फाइल करेंगे सूट, इंस्टीट्यूट करेंगे और जाके रिलीफ ले सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि सेक्शन 26 आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और मुझे आप टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं, नमोज गनोसिस से मैं वहाँ पे हूँ लाइव, और वहाँ पे क्वेश्चंस को डील करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।